नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ उत्तम कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंडियन रुपीस का इतना तेज़ी से डाउनफॉल होना यूएस डॉलर के मुकाबले। और ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और इसके बारे में जानना हर किसी को बेहद ही ज़रूरी है। इस इवेंट के कारण हर किसी के पॉकेट को इम्पैक्ट करती है, चाहे वो आप डीजल, पेट्रोल, कोई भी इम्पोर्टेड गुड्स अगर आप बाय करते हैं तो इस इवेंट का आपको इम्पैक्ट करती है। इसलिए इस टॉपिक को जानना आपको बेहद ही ज़रूरी है और इसके कारण देश में इन्फ्लेशन का भी खतरा हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियन रुपीस का हिस्ट्री और ऐसा पास्ट में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं जिसके कारण इंडियन रुपीस का काफ़ी गिरावट हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट के वक्त पे इंडियन रुपीस का जो वैल्यू था वो 3 रुपीज़ 30 पैसा पर यूएसडीटी हुआ करता था। वो काफ़ी लंबे समय तक ये रेंज में रहता था क्योंकि उस टाइम हम लोग मनी फ्लो पे रेस्ट्रिक्शन लगा चुके थे और हमारा जो इंपोर्ट कम करते थे, जिसके कारण हमारा फॉरेन रिजर्व मेंटेन रहता था। फिर हम लोग देखते हैं 1960s में ऐसा क्या क्या हुआ था। सबसे पहले तो हम लोग 2 वॉर लड़े थे उस टाइम। फर्स्ट वॉर जो हम लोग लड़े थे वो 1962 में इंडिया चाइना वॉर लड़े थे और सेकेंड वॉर हम लोग लड़े थे 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसके कारण हमारा जो फॉरेन रिजर्व था वो काफ़ी खाली हो चुका था, ना के बराबर था। क्योंकि हम लोग उस टाइम 2 वॉर लड़े थे, उस टाइम हम लोग हथियार बाहर से इम्पोर्ट करते थे और काफ़ी एनर्जी उस टाइम खपत होती थी, जिसके कारण हमारा फॉरेन रिजर्व काफ़ी डाइल्यूट हो गया था, जिसके कारण हमारा रुपीस का काफ़ी डाउनफॉल हुआ था। जून 1966 तक रुपीस 57% गिर गया था और फ्रॉम 4.76 रुपीज़ टू 7.5 रुपीज़ तक चला गया था इसका वैल्यू। फिर हम 1970s में देखेंगे, उस टाइम सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस आया था। ओपेक के द्वारा ऑयल एम्बार्गो एंड ऑयल प्राइस हाइक कर दिया गया था क्योंकि लिए 1973 में अरब के 9 कंट्री इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया के द्वारा इसराइल पे हमला कर दिया गया था। उसके बाद इसराइल को यूएस का काफ़ी सपोर्ट मिलता था। सभी हथियार जितने भी प्रकार के होते हैं वो इसराइल को यूएस के द्वारा मिलता था और इधर जितने भी अरब कंट्री हैं उनको रसिया फिलहाल उस टाइम यूएसएसआर हुआ करता था, जो कि रसिया अभी है। और भी कंट्री हुआ करते थे जो कि उस टाइम टूट के बिखर गए। उस टाइम यूएसएसआर हुआ करता था, उसके द्वारा काफ़ी अरब को हथियार दिया गया था। लास्ट में उसके बाद इसराइल सभी जितने भी अरब कंट्री लड़ रहे थे सबको हरा दिया गया और इजिप्ट और सीरिया के काफ़ी एरियाज़ को कैप्चर कर लिया गया। उसके बाद जितने भी अरब कंट्री हैं वो सीज़ फायर के लिए एग्रीमेंट साइन करने जा रहे थे, बट इसराइल ने नहीं माना और काफ़ी एरिया कैप्चर करते जा रहा था। उसके बाद जितने भी ओपेक कंट्री है उन्होंने प्रेशर बनाने के लिए ये ऑयल एम्बार्गो और ऑयल प्राइस हाइक कर दिया गया था यूएस को प्रेशर बनाने के लिए। और आखिर ये ओपेक कंट्री है क्या? पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड मेनली 3 प्लेयर हैं जो क्रूड ऑयल को बेचते हैं। एक सबसे पहला यूएसए, सेकेंड आपका रशिया, थर्ड है ओपेक कंट्री। और आखिरी ओपेक कंट्री में कौन कौन कंट्री आते हैं वो चलिए देखते हैं। मिडिल ईस्ट में जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है उन्होंने एक अपना एसोसिएशन बना लिया, उसका नाम ओपेक पड़ गया है। ओपेक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके पास बहुत ही बड़ा पावर है। मार्केट में ऑयल का क्या रेट होगा, कितना प्रोडक्शन करना है, कब ऑयल का प्राइस बढ़ाना है, कब घटाना है, सब इनके हाथ में होता है। और ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे कैसे इनके पास पावर है, इस तरह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उतना डीप में नहीं जाते हैं। और चलिए आगे अब बढ़ते हैं। 1973 के बाद एक और इवेंट हुआ था। 1974 में हम लोग ने एक न्यूक्लियर परीक्षण किया था जिसका कोड नेम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जिसके द्वारा उसके बाद और यूएस के जितने भी एलाइज हैं उसके द्वारा इंडिया के ऊपर काफ़ी हैवी सेंक्शन लगा दिया गया था। हर एक प्रकार का सेंक्शन लगा दिया गया था। उस टाइम हमारा इकोनॉमी पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। 1970s में उस टाइम इंडिया जितना भी ऑयल का रिक्वायरमेंट था उसका 80% बाहर से इंपोर्ट करता था। और उस टाइम ये अरब का वॉर इसराइल के साथ और हम लोग न्यूक्लियर परीक्षण किए थे। उस टाइम हमारा जितने भी फॉरेन एक्सचेंज था वो पूरा खाली हो गया था क्योंकि उस टाइम ऑयल का प्राइस बढ़ गया था और ऑयल का शॉर्टेज भी था और $1 इक्वल टू 8 रुपीज़ तक पहुंच गया था उस टाइम। 1970s के बाद 1980s में रिलीफ था, काफ़ी जगह हर जगह शांति था। उसके बाद अब 1990s में हम देखेंगे ऐसा क्या हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि ये बार बार ऑयल का प्राइस बढ़ना, शॉर्टेज होना, इसके कारण हमारे रुपीस का कैसे वैल्यू गिर जाता है।
एक एग्जांपल से देखते हैं कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025 में, इसमें हम लोग करीब 900 $15 बिलियन के अप्रॉक्स हम लोग इंपोर्ट किए थे सभी प्रकार के गुड्स। उसमें केवल $133 बिलियन का सिर्फ हम लोग एनर्जी इंपोर्ट्स किए थे। तो ये काफ़ी बड़ा मात्रा होता है, जिसके कारण जितने भी ऑयल का फ्लैक्चुएशन होता है उससे हम लोग का जितना भी फॉरेन रिजर्व होता है वो काफ़ी जल्दी ड्रेन होता है, और जिसके कारण इंडियन रुपीज़ का वैल्यू गिर जाता है। चलिए देखते हैं, 1991 का क्राइसिस हुआ था। उस टाइम गल्फ वॉर लड़ा गया था, जिसके कारण ऑयल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और फॉरेन रिजर्व हम लोग का $1 बिलियन से भी नीचे चल गया था, जिसके कारण रुपीज़ 17 से 22 हो गया था पर डॉलर, जो कि 20% का ड्रॉप था विद इन अ वीक। फिर 2008 में यूएस में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसका असर पूरे वर्ल्ड में हुआ था। उसके बाद रुपीज़ ऑल टाइम लो चला गया था, 52 रुपीज़ पर डॉलर। फिर 2013 में पेपर टेंट्रम आया था क्राइसिस, उसमें रुपीज़ ऑल टाइम लो 68 रुपीज़ पर डॉलर चला गया था। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टेपर टेंट्रम क्या है तो आप बाहर से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समझाने बैठेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि 2020 में कोविड-19 आया था पैंडमिक, जिसके कारण हमारा रुपीज़ ऑल टाइम लो टच कर गया था 76 रुपीज़ पर डॉलर। और एंड ऑफ द 2024 रुपीज़ हिट ऑल टाइम लो 84 रुपीज़ पर डॉलर। और अब हम करंट सिचुएशन पे आते हैं, अभी क्या हो रहा है। आपको एक ग्राफ दिखाते हैं 1947 से अभी तक का 70 इयर्स का कैसे रुपीज़ अपने ऑल टाइम लो टच करते गया है। और इसका चलिए ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जितने भी ये 1947 में इसके बाद क्या क्या इवेंट हुआ बताए थे। यहाँ पे कौन कौन सा वॉर लड़ा गया था, क्या क्या क्राइसिस आया था, उसके बाद कैसे स्काई रॉकेट जैसा ये ग्राफ बनाया है। ये आपको सभी इवेंट्स, जितने प्रकार के भी इवेंट्स हैं सभी आपको बता दिए हैं। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में काफ़ी क्योस मचा हुआ है ड्यू टू मैनी रीजंस। हो सकता है जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रम्प टैरिफ्स जो लगा रहे हैं सभी कंट्री के ऊपर। रुपीज़ अपने ऑल टाइम लो पे चला गया, 88.8 रुपीज़ पर डॉलर टच किया था ये 23 सितंबर को। अभी तो फ़िलहाल 88 चल रहा है, और ये ऐसा इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ कि 88 के पार रुपीज़ टच कर गया है। और ये आप डॉलर रुपीज़ का चार्ट देख सकते हैं। ये डॉलर रुपीज़ का चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे टच किया है, ये 88.8 रुपीज़ टच किया, और अभी फ़िलहाल तो 88 तक चल रहा है। चलिए अब हम डिटेल में जानते हैं कि ये ट्रम्प टैरिफ का इफ़ेक्ट क्या क्या हो रहा है, इमीडिएट इफ़ेक्ट हमारे इंडियन रुपीज़ पे क्या हो रहा है और इकोनॉमिक के ऊपर क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट्स यूएस में जाते थे उसके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया गया है। वो उसमें से काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पे टैरिफ नहीं लगाया गया है। ट्रम्प बहुत चालाक है, वो अपने फ़ायदे के लिए देखते हैं, वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उन्होंने सबसे पहले ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया था, और जितने भी हम लोग सॉफ्टवेयर बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया था। और हाल ही फिलहाल में ट्रम्प ने ब्रांडेड और पेटेंट जितने भी मेडिसिन है उसके ऊपर 100% टैरिफ लगाया है। लेकिन हम लोग जेनरिक मेडिसिन हम लोग यूएस में सप्लाई करते हैं, तो उससे हम लोग को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और लेकिन ये ट्रम्प बोलते कुछ है और करते कुछ है, और ये जो खास करके वो चाइना के केस में देखा गया है। ट्रम्प हमेशा बोलते कुछ है और करते कुछ हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट, टाकू। वो हमेशा टाकू करते हैं, मतलब बोल देते हैं उसके बाद वो करते नहीं हैं, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट। और ये खास करके चाइना में देखा गया, वो टैरिफ पे टैरिफ लगा देते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि नहीं सर हम लोग का सभी रिलेशन ठीक ठाक है। और इसका असर क्या क्या हमारे इंडियन इकोनॉमी पे पड़ रहा है। इसका सबसे पहला असर हो रहा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो यूएस में घट जाएगा, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी का बैलेंस शीट बिगड़ जाएगा, हमारा स्टॉक मार्केट इसके कारण गिरेगा, जिससे जितने भी बाहर के जितने भी इन्वेस्टर हैं फॉरेन पोर्टफोलियो, वो अपना पैसा देश से बाहर, इंडियन से बाहर निकाल रहे हैं,
जो कि अप्रॉक्स अभी तक 23 बिलियन डॉलर अप्रॉक्स निकाल चुके हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो इंडियन रुपीज़ है उसका सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि वो इंडियन रुपीज़ में होल्ड करते हैं 23 बिलियन डॉलर। वो इंडियन रुपीज़ निकालेंगे तो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो सप्लाई किसका बढ़ जाएगा, आईएनआर का सप्लाई बढ़ जाएगा इंडियन रुपीज़ का, जिसके कारण हमारा इंडियन रुपीज़ का वैल्यू काफ़ी गिर जाएगा। इंडिया और यूएस के बीच में टोटल 129 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, जिसमें कि हम लोग 86 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें से हम लोग को 41 बिलियन डॉलर का सरप्लस होता है। मतलब हम लोग जो यूएस जितना हम लोग को सेल करता है उससे ज़्यादा हम लोग उसको सेल करते हैं, तो उतना हम लोग को सरप्लस होता है। और ये दो ही कंट्री के केस में होता है, एक यूएस के केस में होता है, एक यूरोपियन यूनियन के केस में हम लोग सरप्लस एंजॉय करते हैं। बाकी जितने भी कंट्री हैं उससे हम लोग काफ़ी घाटे में रहते हैं। तो ये यूएस के पास एक अपर हैंड है, जिसके कारण वो बार्गेनिंग करने पे काफ़ी रखता है पावर। और ये ट्रम्प जो ये टैरिफ लगाए हैं 50%, उन्होंने 25% तो ये बोला है टैरिफ के लगाने के लिए कि ट्रेड डील नहीं हुआ, इसके कारण हम 25% लगा रहे हैं। जो दूसरा जो प्लस 25% लगाए हैं वो बोलें कि तुम रसिया से ऑयल परचेज कर रहे हो, जिसके कारण प्लस 25% तुम्हारे ऊपर लगा रहे हैं, जो कि टोटल बनता है 50% टैरिफ। और सेकंड केस ये भी हम बोल सकते हैं कि ट्रम्प का ये टैक्टिक्स है नेगोशिएट करने का, क्योंकि ट्रम्प चाहते हैं कि हमारा जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर जितने भी सेक्टर उसमें यूएस प्रोडक्ट को एंट्री मिल जाए। बट ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग का एक बहुत ही बड़ा मार्केट है जिसमें लोगों का जितने सभी का परिवार वही प्रोडक्ट से चलता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से चलता है, जो कि हम लोग उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा फार्मर ही हैं जो एग्रीकल्चर से अपने परिवार को चला रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार इस चीज़ पे मान नहीं रही है, जिसके कारण अभी तक कोई नेगोशिएट नहीं हुआ। अमेरिका हमारे और साथ ही में हमारे जो ट्रेड मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने इस चीज़ का भी क्लेरिफिकेशन दिया है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग अलग अलग देश से ट्रेड डील कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग जितने भी एक्सपोर्ट यूएस में हुआ करता था उसको हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अलग कंट्री में, जिसके कारण हमारा जितना भी ट्रेड हो जो यूएस में जाता था वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा अलग अलग कंट्री में, और उससे हम लोग को ज़्यादा नुकसान फेस नहीं करना पड़े, और जिसके कारण हमारे जीडीपी का भी ज़्यादा नुकसान ना हो, और हमारा कई सारे प्रकार स्टॉक मार्केट वगैरह सब अच्छे सही सलामत से रहें। बस इतना ही। और ये जो रुपीज़ का जो गिरावट है इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में सरप्लस ना कमाएं। जैसे कि हम आपको बताते हैं ये डाटा 2024 टू 2025 टोटल जितना हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो है $821 बिलियन, और हम लोग टोटल इंपोर्ट करते हैं $915, जिसमें से हम लोग को $94 बिलियन का डेफिसिट फेस करना पड़ता है। और ये बहुत ज़्यादा है, और ये जब तक हम लोग सरप्लस में नहीं आएंगे तब तक हम लोग का इंडियन रुपीज़ गिरते रहेगा, और इसको किसी भी कोई भी का किसी प्रकार का भी उपाय लगा लें इससे बचा नहीं सकते हैं। सरकार बचा सकती है जब हम लोग का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो। और भी तरीके हैं, जैसे कि हम लोग इंडियन रुपीज़ को इंटरनेशनल में उसको मान्यता दें, जिससे मतलब अलग अलग कंट्री आईएनआर में ट्रेड करें। जैसे कि हम लोग इसको कर रहे हैं, जैसे हम लोग यूएई के साथ इंडियन रुपीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, और हम लोग रशिया से अपना जितना भी एनर्जी है उसका टोटल एनर्जी का हम लोग 34 से 36% हम लोग रशिया से केवल एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल, जिसको हम लोग आईएनआर के रूप में पेमेंट करते हैं। और वो जो आईएनआर है इंडियन रुपीज़ वो डायरेक्ट हमारी इकोनॉमी में आती है, क्योंकि रशिया ग्लोबल मार्केट से भी बाहर है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर है, उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया है यूएस के ऊपर। और जितने भी यूरोपियन यूनियन है, सभी कंट्री जितने भी यूएस के अलाइज हैं सभी ने सैंक्शन लगा दिया है। यह इतिहास में सबसे बड़ा सैंक्शन यूएस के रशिया के ऊपर लगाया गया है। फिर भी वो पूरी तरह से ठीक है, उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि एक वो खुद एक
एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसके ऊपर उसके पास जब तक कोई कंट्री एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं होगा तब तक वो वार लड़ ही नहीं सकता है। वार लड़ने के लिए देश को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो उसके पास एनर्जी होना चाहिए, जो कि रसिया के पास बहुत बड़ी मात्रा में है। और जो सबसे ज़्यादा हम लोग को डेफिसिट फेस करना पड़ता है वो चाइना के केस में, मतलब चाइना हम लोग को 113.5 बिलियन डॉलर का ये हम लोग को एक्सपोर्ट करता है, बट हम लोग उसको कितना एक्सपोर्ट करते हैं नेग्लिजिबल है, जो कि 14.25 बिलियन डॉलर, जो कि ना के बराबर है। जहाँ कहाँ 113 कहाँ ये $14, और हम लोग को यहाँ पे डेफिसिट 99.2 बिलियन डॉलर का फेस करना पड़ता है, जो कि यही सबसे बड़ा डेफिसिट है जो कि हम लोग को चाइना से फेस करना पड़ता है। हम मार्केट डायनेमिक को समझते हैं। सबसे पहले इंडिया से जितने भी कैपिटल आउटफ्लो हुए हैं वो 21.5 बिलियन डॉलर है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में आउटफ्लो हुए हैं, जिसके कारण हम INR का सप्लाई बढ़ गया है। लोग INR से डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं और INR का सप्लाई बढ़ गया है। ये हो गया पहला रीज़न। हाँ, दूसरा, एशिया में सबसे वर्स्ट जो करेंसी है इस साल वो इंडियन रुपीज़ हो गई है, जो कि अप्रॉक्स 4% का गिरावट हुआ है, जो कि काफ़ी बड़े मात्रा में है। और ये एक और रीज़न है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी काफ़ी हुआ है, क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ इंडिया के ऊपर लगना काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि सबसे पहला चीज़ US सबसे बड़ा मार्केट है, उसका मार्केट $30 ट्रिलियन का है GDP, जो कि बहुत बड़ा है, उसके आसपास भी कोई नहीं आता है। और उसके बाद तो चाइना है, लेकिन चाइना तो खुद इंडिपेंडेंट है, वो अपना सामान खुद बनाता है, वो खुद मैन्युफैक्चर हब है हर चीज़ के मामले में। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के कारण फॉरेक्स रिजर्व में काफ़ी क्योस मचा हुआ है, और लोग पैनिक में INR को सेल कर रहे हैं, अपना यहाँ से इन्वेस्टमेंट पुल आउट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है वो US से आता है, और US के ऊपर इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाना है US का, इससे जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर वो इंडिया से सारा अपना इन्वेस्टमेंट पुल आउट कर रहे हैं, और बाहर के जहाँ उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे वो अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। और एक और रीज़न है कि डॉलर का स्ट्रेंथ होना इंडियन रुपीज़ के मुकाबले। अब हम जानें कि यहाँ पे RBI रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या क्या रोल हो सकता है, कैसे उसको कंट्रोल रख सकती है इंडियन रुपीज़ को, और वो हम देखते हैं। अभी हम लोग का जो करंट फॉरेक्स रिज़र्व है वो करीब $705 बिलियन है करंट, अभी आज की डेट में। यहाँ पे रुपीज़ को कंट्रोल करने के लिए RBI का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब भी रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरने लगता है तो RBI क्या करती है, इंडियन रुपीज़ को ख़रीदने लगती है US डॉलर को बेचकर। और जब भी हम लोग का रुपीज़ स्ट्रेंथ होने लगता है, बढ़ने लगता है, स्ट्रेंथ होने लगता है US डॉलर के मुकाबले, तो इंडियन रुपीज़ को सेल करके US को बाय कर लेती है, ताकि प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, मेंटेन रहे। क्योंकि अगर ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएट करेगा तो इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनबैलेंस हो जाएगा और काफ़ी नुकसान होगा इन्वेस्टर को, और जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा ये इनबैलेंस हो जाएगा। अगर इंडियन मार्केट में कमजोरी है, इंडिया के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लग रहा है, तो इंडियन रुपीज़ नीचे जाएगी ही, लेकिन इसको RBI इंटरवीन करके इसका प्राइस को मेंटेन रख सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडियन रुपीज़ को बैलेंस रख सकती है, जिसके कारण जितने भी अगर INR काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा तो इसके कारण इंपोर्ट बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, और अगर INR काफ़ी स्ट्रेंथ ले लेगा तो जितना भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो काफ़ी गिर जाएगा। तो इसके कारण इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है हमारे GDP को बैलेंस रखने के लिए, वरना ये काफ़ी नुकसान हो जाएगा। और RBI के पास भी लिमिटेड पावर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस को मेंटेन कर सकती है, क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी है वो $700 बिलियन है, जो कि अगर काफ़ी ट्रिलियन डॉलर में रहता तो हम लोग उसको काफ़ी मेंटेन कर पाते, लेकिन ये $700 बिलियन काफ़ी अच्छी मात्रा में है, बट उसको हम लोग ज़्यादा डिफेंड नहीं कर पाएंगे। वो अगर काफ़ी प्रेशर पड़ेगा तो उसका वैल्यू गिर जाएगा, ये रोक नहीं पाएंगे। अब हम देखेंगे कि इंडियन रुपीज़ का गिरना इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है। पहला हम देखेंगे शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन, दूसरा देखेंगे लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन।
इसका शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन देखते हैं कि इंपोर्ट जितना हम करते हैं वो महंगा पड़ जाएगा। जैसे हम लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल से इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइज़र, मशीनरीज, ये बहुत बड़ी मात्रा में हम इंपोर्ट करते हैं और जिसके कारण ये काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। इसके कारण इन्फ्लेशन आ सकता है और ज़्यादा हम इंपोर्ट करेंगे और ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो और हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो और कम होने लगेगा और इसके कारण हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकता है। और हालांकि ये जो केस है जिसमें 20% जो इथेनॉल मिला के सरकार दे रही है, उसमें एक और ये डिबेट है कि ये जितना ये 20% इथेनॉल मिला रही है उसमें जो भी मार्जिन बच रहा है वो बाकी लोगों के ऊपर पास क्यों नहीं किया जा रहा है। बट सरकार इसमें कह रही है कि हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा इथेनॉल मिलाने से। उसका एक अलग केस है, सरकार तो बोलती थी हमें काफ़ी पैसा बचेगा इथेनॉल मिलाने से, बट अब बोल रही है कि इससे हम लोग को काफ़ी कोई पैसा बच नहीं रहा है। इससे तो आम जनता को काफ़ी नुकसान हो रहा है, गाड़ी का माइलेज कम दे रहा है और काफ़ी गाड़ी जो पुरानी गाड़ी है वो काफ़ी ख़राब हुई भी हो जा रही है। इंजन ये 20% इथेनॉल सपोर्ट नहीं करती है इसलिए ख़राब भी हो जाती है। तो ये एक अलग डिबेट है बात करने को लेकर, चलिए इसको साइड करते हैं। और एक जो हम लोग रसिया से सस्ते में क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं उसका जो भी बच रहा है वो आम जनता को पास करना चाहिए, वो भी नहीं कर रही है सरकार। और इसका ये जो इंपोर्ट हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं इसके कारण इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंडियन मार्केट से उठ जाएगा और काफ़ी और मात्रा में लोग अपना पैसा जितने भी बाहर के इन्वेस्ट करके रखे हैं वो अपने पैसा और भी तेज़ी से निकाल। अब हम देखेंगे कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट क्या होगा यूएस टैरिफ का। सबसे पहले तो हमारा जो इंपोर्ट है वो महंगा पड़ जाएगा जिसके कारण देश में इन्फ्लेशन का खतरा हो सकता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जीडीपी हमारा कम हो सकता है, जो कि 0.6 to 0.08% का जीडीपी हम लोग का ये कम हो सकता है ग्रोथ। और तीसरा इस जो जितने भी कॉपरेटिव बैलेंस शीट है, बड़े बड़े कंपनी है उनका बैलेंस शीट काफ़ी बिगड़ सकता है क्योंकि वो बाहर के बैंक से लोन लेते हैं तो उनको डॉलर में ही पे आउट करना पड़ता है, लेकिन इंडियन रुपीज़ तो गिर रही है तो उनको और ज़्यादा पे आउट करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस शीट उनका बिगड़ सकता है, कंपनी का प्रॉफिट्स गिर सकता है। और जैसे कि हाँ अभी कुछ दिन पहले आईएमएफ ने इंडियन जीडीपी का प्रोजेक्शन किया है करीब 6.6%, जो कि 6.4 था पहले, लेकिन उसको बढ़ा के 6.6% कर दिया क्योंकि सरकार का ये जो जीएसटी रिफॉर्म आया है और सरकार कई सारी स्कीम्स ला रही है, जितने भी एक्सपोर्ट करते हैं उनको इंसेंटिव्स दे रही है ताकि वो और अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके। सरकार अपने तरफ से कई प्रयास कर रही है, ट्रेड डील कर रही है कई कंट्री के साथ, बहुत सारी चीज़ें कर रही है आखिर। लेकिन हम लोग का ये जो क्वार्टर फर्स्ट का जो हम लोग का जीडीपी ग्रोथ था 7.8% था, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि उस टाइम जब यूएस का टैरिफ आ रहा था उसके कारण जितने भी हम लोग एक्सपोर्ट करते थे वहाँ पे क्योस मचा था और वो बड़ी मात्रा में बल्क में अपना यहाँ से इंपोर्ट करके ले जा रहे थे क्योंकि यूएस का टैरिफ लगने वाला था। उससे पहले सारा इंपोर्ट हम लोग का यहाँ से इंडिया से सारा गुड्स ले गए थे ताकि उसके ऊपर टैरिफ ना लगे। तो इसलिए हम लोग का क्वार्टर वन का जीडीपी ग्रोथ काफ़ी अच्छा आया है। इतना ही कहना था, यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।